हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। अगर मैं आपको कहूं कि अच्छी जानी मानी कंपनीज एक सेक्टर में जिस पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है उसके 3 गुने पी मल्टीपल पर एक कंपनी ट्रेड करती है, उतनी बड़ी भी नहीं है। या मैं कहूं कि ऐसी कोई कंपनी है जिसने कि बहुत सालों तक अंडर परफॉर्म किया और अचानक से 5-6 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी के फॉर्च्यून्स ही चेंज हो गए, बिलियन डॉलर डील आने लगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, मार्जिन बढ़ गए, एक अलग ही लीग में कंपनी आ गई और इन्वेस्टर ने उसको रिवॉर्ड भी किया। या मैं अगर आपको कहूं कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम 90s में इन्फोसिस ढूंढ पाए, या फिर लगभग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद से जब 1991 में HDFC बैंक की शुरुआत हुई तो कुछ ऐसा स्टॉक ढूंढ पाए जो कि आज बहुत छोटा है लेकिन आगे बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कोफोर्ज की। कोफोर्ज इज IT कंपनी और इस कंपनी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप इसकी ट्रेजेक्टरी को देखें पिछले 5-6 साल से और उससे पहले के, तो आपको एक बहुत डिस्टिंक्ट अंतर दिखाई देगा, एक बहुत ही मार्क डिफरेंस दिखाई देगा। और इसका रीजन क्या है वो डिस्कस करेंगे आज। तो पहली बात तो ये कि बात हम क्यों करें इस कंपनी के बारे में। अगर आप इस सेक्टर को देखें, इंडियन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर का सेक्टर, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं। टॉप 5 का अगर नाम लिया जाए तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक महिंद्रा, ये सब कंपनीज अगर आप इनके पी मल्टीपल्स को देखेंगे और आप फिर उसके बाद कोफोर्ज के पी मल्टीपल को देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देगी कि इतनी कंपनी छोटी होने के बावजूद भी ये कंपनी बहुत ही अलग लेवल के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। और अगर आप इसको देखें कि आउट परफॉर्म कर रही है पिछले 5-6 सालों से, थोड़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले निगाह डालते हैं इस बात के ऊपर कि ब्रॉडर IT सेक्टर के लिए क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं इस चीज के। पहली बात, स्टॉक प्राइस। पिछले 5 साल में ये कंपनी 250-300 रुपए से, आपको स्क्रीन पर प्राइस दिख रहा होगा 266 रुपए का, आज से 5 साल पहले का 266 से आज कंपनी करीबन 1800 रुपए के भाव पे है। और ये कंपनी 5-6 गुनी हुई। और ऐसा आपको पैरेलल IT इंडस्ट्री में, मतलब इस साइज की कंपनीज में या इस तरह के टर्न अराउंड वाली कंपनी बहुत कम देखने को मिलेगा। फिर आप देखें पिछले साल में क्या हुआ, वॉलेटिलिटी है, आप देख रहे हैं कि चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर उसके बावजूद भी लगभग दोगुना हो गया भाव 1 साल के अंदर, विच इज नॉट अ बैड परफॉर्मेंस अगर आप जनरल मार्केट को देखें, IT सेक्टर के इंडेक्स की परफॉर्मेंस को देखें। अब बात करते हैं कि इस कंपनी का जो पिछले लगभग 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, ब्लू कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, ये 2016, 17, 18 तक कोई बहुत ज्यादा इसमें डायनेमिज्म नहीं है। और उसके बाद अचानक से इस कंपनी में एक बहुत तेजी से उछाल आया है और एक बहुत बदलाव आया है। और अगर आप इस चीज को देखें कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसके कारणों का अगर विश्लेषण करें तो ये कंपनी एक अंडर परफॉर्मिंग कंपनी हुआ करती थी, स्टैग्नेंट ग्रोथ थी, कुछ ज्यादा खास हो नहीं रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 2019 में एक अचानक नई चीज हुई। एक, आप इस विषय को कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन जब कभी कोई कंपनी जो कि फंडामेंटली मजबूत हो और उस कंपनी में जब कभी ऐसा वैल्यूएशन का बड़ा अट्रैक्टिव माहौल बन जाए तो प्राइवेट इक्विटी बड़ी तेजी से इंटरेस्टेड हो जाता है। प्राइवेट इक्विटी को क्या लगता है कि भाई इसमें वैल्यू अनलॉकिंग, मतलब कि कंपनी फंडामेंटली तो सुदृढ़ है, कंपनी फंडामेंटली तो मजबूत है, लेकिन फिलहाल स्टॉक मार्केट उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, स्टॉक मार्केट उसको समझ नहीं पा रहा है। तो 2019 में बेरिंग्स एक बहुत बड़ी फर्म है प्राइवेट इक्विटी की, उन्होंने इसको कंपनी को एक्वायर किया। और एक, आपने शायद हम में से मोस्टली सभी ने NIIT का नाम सुना होगा। NIIT, कई लोग इसको नीट बोलते थे या NIT बोलते थे। ये कंपनी जो थी एजुकेशन के सेक्टर में थी और इसका ये टेक्नोलॉजी वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो पार्ट था, वो एक कंपनी जो थी वो बहुत सालों तक इग्नोर्ड रही, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया प्रमोटर का। एक बहुत ही इनफेमस या फेमस स्टेटमेंट है कि भाई एजुकेशन में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, जो प्रमोटर थे, जो ओनर थे, वो दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उस वजह से एक इम्पैक्ट ये आया कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो पार्ट था, वो टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट था, वो थोड़ा सा दरकिनार हो गया, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उस जगह अपॉर्चुनिटी बनी। तो जैसा कि हमने कहा कि जब कभी प्राइवेट इक्विटी इस चीज को नोटिस करता है कि भाई फंडामेंटली तो कंपनी बढ़िया है लेकिन मार्केट नहीं समझ पा रहा है, वैल्यूएशन उतना अच्छा नहीं है, तो वो उस चीज को बड़े अट्रैक्टिव तौर पर देखते हैं और उसको एक्वायर करते हैं और आगे एक नए ट्रेजेक्टरी पे लेके जाते हैं। सेम केस है यहाँ पर। तो NIIT लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी आम हुआ करती थी, उसको उन्होंने ये कोफोर्ज को रीनेम भी किया। तो रीब्रांडिंग हुई, रेवेन्यू ग्रोथ में एक्सीलरेशन आया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपको देखने को मिलेगी, जो हम
यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि रीब्रांडिंग जो होती है, कभी कभी कंपनी का नाम बदलना और कंपनी को दोबारा से प्रेजेंट करना इन्वेस्टर के सामने, बहुत जरूरी होता है कि फंडामेंटली भी कुछ चीज़ें बदलें, बिजनेस करने का तरीका बदले, बिजनेस में डायनामिज्म हो, रेवेन्यू ग्रोथ दिखे, कुछ डील्स आते हुए दिखे, तो रीब्रांडिंग का मतलब है। सिर्फ नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है खास, लेकिन इस कंपनी के साथ न सिर्फ नाम बदला बल्कि इसका काम भी बदला। तो काम कैसे बदला कि अगर आप देखें, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की कि इस कंपनी का पूरा जो ध्यान था, एक जो करंट सीईओ है सुधीर सिंह, उन्होंने कंपनी को जिस तरह से ड्राइव किया, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उन्होंने बोला कि भाई टेक्नोलॉजी सबसे पहले है, डोमेन एक्सपर्ट सबसे पहले हैं, और डोमेन एक्सपर्ट को टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी डील आ जाए, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस मिल जाए करेंगे, नहीं, फोकस करेंगे बहुत ही स्पेशलाइज चीज़ों पर, जहाँ पे कि बड़ी कंपनी उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। अब टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब बहुत बड़ी कंपनी है, तो उतना ध्यान नहीं दे पानी जिन सेक्टर के ऊपर, जिन सेगमेंट के ऊपर, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हुआ ये कि डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही फोकस्ड स्ट्रैटेजी अपनाया गया। इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, मतलब कि फोकस ये इस बात पे है कि डोमेन एक्सपर्टीज बनाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इनका एक क्लाइंट है लंदन में, लॉयड्स इंश्योरेंस। तो लॉयड्स इंश्योरेंस में क्या चीज़ें इंश्योरेंस बिजनेस में यूनिक हैं, क्या चीज़ें इंश्योरेंस बिजनेस में अलग है, उसके ऊपर बहुत फोकस तरीके से ध्यान दिया गया। तो और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रैवल वाले सेक्टर पे ध्यान दिया। स्पेशलाइज्ड डिलीवरी टीम्स, मतलब कि भाई क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्लाइंट को जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए, वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। और ये बड़ा काम आया, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई कंपनी भले ही छोटी है, लेकिन जो इनका सर्विस डिलीवरी है, जितना ध्यान देते हैं हमारे ऊपर, वो बहुत अलग है। तो अभी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि अगर आप सोचें कि किसी भी कंपनी में जब ऐसा होता है कि जब हम किसी भी कंपनी के बारे में ये देखते हैं कि भाई आज अगर $100 मिलियन या लगभग 8,000 करोड़ का, एक 9,000 करोड़ का एक $1 बिलियन होता है, और 800-900 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट अगर टीसीएस या इन्फोसिस को मिलता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन एक छोटी कंपनी के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत वैल्यू होगी, तो उस क्लाइंट के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इन कंपनीज ने ये नोटिस किया, क्लाइंट ने नोटिस किया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कोफोर्ज कर रही है। बट अब एक चीज़ आती है कि सब कुछ अच्छा है तो गड़बड़ कहाँ पर है। तो अगर आप इस चार्ट को देखें, ये इनका प्राइस टू अर्निंग चार्ट है जो आपको दिख रहा है। प्राइस टू अर्निंग लगभग 70 के आसपास है, और 70 का मल्टीपल जो है बहुत महंगा मल्टीपल है आईटी सेक्टर के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए। और क्यों है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जैसे देखें टीसीएस, अगर आज आप देखें 26-27 के मल्टीपल पे है। इन्फोसिस है वही सेम 25-26 का मल्टीपल। ये एचसीएल टेक का मल्टीपल है सेम 26-27-28 का मल्टीपल। टेक महिंद्रा, उससे पहले विप्रो है, विप्रो का मल्टीपल और भी कम है। टेक महिंद्रा का लगभग 40 से कम है। टेक महिंद्रा इन सब में सबसे महंगा है, लेकिन टेक महिंद्रा की तुलना में भी ये कंपनी लगभग दोगुने मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। प्राइस टू अर्निंग्स है जिस भाव पे मिल रही है, मतलब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें जो है बहुत ज़्यादा है इस कंपनी से। और इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, इसकी अच्छी और ख़राब चीज़ों को एनालाइज करें, तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ हमने डिस्कस किया कि स्पेशलाइज्ड फोकस है इंडस्ट्री, कुछ ऐसे सेगमेंट्स के ऊपर, कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि जनरली बड़ी कंपनीज उतना ध्यान नहीं दे पाई, उतना ठीक से नहीं कर पाई। बहुत ही छोटी चीज़ें चुनी, लेकिन उनको अच्छे से डिलीवर किया। ऑलरेडी $1 बिलियन का रेवेन्यू हो चुका है पिछले साल, और अब बड़े बड़े डील आना भी शुरू हो गए हैं काफ़ी। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई किस तरह से कंपनी क्या ग्रो कर पाएगी। छोटी कंपनी को एक देखते हैं ना कि 100 के बेस पे 150 पहुंचना 50% ग्रोथ होती है, लेकिन 1000 से 1,500 पहुंचना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, जबकि ग्रोथ रेट 50% ही है। तो ये अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे कंपनी का साइज बड़ा होता जाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी एप्लीकेबल होता है और ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। तो लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हम इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी, और क्या हम एक जस्टिफाइड मल्टीपल पे कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इन्फोसिस टीसीएस की तुलना में लगभग 3 गुना मल्टीपल है। टेक महिंद्रा जो कि सबसे महंगी कंपनी है बिग 5 या टॉप 5 में, उनसे दुगना मल्टीपल है। तो क्या ये जस्टिफाइड है, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आपके साथ ये एक आइडिया डिस्कस किया, इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अच्छी चीज़ें क्या है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा कि इन्वेस्टर को हमेशा कंपनी को समझना है, कंपनी को जानना है, और उसके बाद ये कोशिश करनी है किस तरह से कि आगे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर। थैंक यू सो मच।